नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। दूसरे चरण का चुनाव 26 तारीख को है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों समेत देश भर के कई राज्यों में वोट डाले जाएंगे और जैसे जैसे दूसरा चरण नज़दीक आता जा रहा है, उस उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में अभी तक लग रहा था कि कोई मुद्दे जाहिरा तौर पर नज़र नहीं आ रहे थे चुनाव के, लेकिन अब खुलकर दिखने लगा है जातियों का चक्रव्यूह बनाम धार्मिक राजनीति। लोकसभा जो चुनाव के रणक्षेत्र में अब जाति समीकरण उलझते नजर आ रहे हैं। सदियों का इतिहास समेटे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 36 बिरादरी की सामाजिक पंचायतों की अहम भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार जातीय पंचायतों का सिलसिला इस बार ज्यादा जोर पकड़ रहा है। रोजाना समर्थन और विरोध की आवाजें गूंज रही हैं। राजनीतिक दलों के टिकट वितरण की बात भी पंचायतों में उठाई जा रही है। किसके वोट कहां पड़ेंगे ये आह्वान भी किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि किस जाति की नुमाइंदगी कम की जा रही, कौन दल कर रहा, इस तरह की बातें भी हो रही हैं और सबके अपने अपने सवाल हैं और राजनीतिक दलों के जवाब। टिकट की नाराजगी है तो कहीं विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों का असर। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के रनौता में छतरी महाकुंभ के बाद एक तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरा माहौल बना और गुर्जर बिरादरी हो, चाहे छतरी बिरादरी हो, निषाद हो, राजभर हो, कश्यप हो, कुम्हार हो, ओबीसी, ये तमाम जातियां गोलबंद हुई हैं अपने अपने हक और हकूक के लिए। और इनके नेता कोई एनडीए के साथ है, कोई इंडिया के साथ है, बहुत सारी अलग अलग तरीके के गुणागणित हैं। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा गर्म है वो छत्रियों की राजनीति का है और पूर्वांचल में निषाद बिरादरी की। एक कार्यक्रम में बीती रात निषादों के नेता और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर प्राणघातक हमला हुआ। संजय निषाद ने कहा कि सपा ने यह हमला करवाया है, लेकिन जो खबर आ रही है कि संत कबीर नगर से उनके बेटे सांसद थे, वहीं के कोई जाति समीकरण हैं जो उलझ गए हैं और संजय पर यह हमला हुआ है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि संजय निषाद ने जो वादे किए थे लोगों से, अपने लोगों से, वो पूरे नहीं किए। रिवेंज है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन जातियां सिर चढ़कर बोल रही हैं। आज अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग तरीके का ध्रुवीकरण वाला भाषण दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें जो आर्थिक सर्वे की बात की है कांग्रेस पार्टी ने, वो आर्थिक सर्वे आपकी संपत्ति छीन लेगा और ये संपत्ति छीन कर एक वर्ग विशेष को बांट देगा। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के, बहनों के मंगलसूत्र अगर 2 हैं तो एक छीन लेगा, 2 मकान हैं तो एक छीन लेगा। ये आर्थिक सर्वे, उस आर्थिक सर्वे में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पहले जातीय सर्वे कराएंगे और उसके आधार पर फिर आर्थिक सर्वे कराएंगे ताकि आर्थिक असमानता को समाज से दूर किया जा सके। ये सर्वे की पंचलाइन है। लेकिन बीजेपी ने उस सर्वे को इस तरीके से खेल दिया। इससे अब जाति और धार्मिक दोनों राजनीति दूसरे दौर में मुखर हो चली है। हालांकि पिछले दिनों CSGS का जो एक सर्वे आया उसके मुताबिक केवल 2% लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर टिके, बाकी 21% लोग बेरोजगारी, 23% लोग महंगाई, इस तरह के मुद्दे हैं। लेकिन क्या जमीन में ये मुद्दे टिक पाएंगे? मंथन में, चुनावी मंथन में ये बड़ा सवाल। राजनीति जातियों का चक्रव्यूह, आज हमने इसीलिए इसको जातियों का चक्रव्यूह कहा है। इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे राजनीतिक दल? क्या विपक्ष को इससे फायदा हो रहा है? बीजेपी इस चक्रव्यूह में फंस रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला की हालत खस्ता कही जा सकती है। हालांकि आज देश का पहला चुनावी नतीजा जो आया बिना चुनाव हुए, वो गुजरात से आया। सूरत से निर्विरोध कांग्रेस के सांसद उम्मीदवार का पर्चा दाखिल किया गया था। उसके निरस्त होने के बाद निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
वहां से जीत गया और बीजेपी का खाता खुल गया। शायद भारतीय जनता पार्टी के अपने राजनीतिक काल के इतिहास में ये पहला ही मौका हुआ हो कि निर्विरोध उनका कोई सांसद जीतकर लोकसभा पहुंच गया हो। तो ये बीजेपी का खाता खुल गया है। विपक्ष के अब खाता खुलता है, क्या होता है क्या नहीं होता ये तो चुनाव नतीजे 4 जून को बताएंगे, लेकिन बीजेपी में जश्न है। तो कुल मिलाकर सूरत में खाता खुला है, लेकिन अन्य जगह जो सौराष्ट्र है वहां जातीय समीकरण गड़बड़ाए हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मुश्किल में है, 2-4 सीटें और मुश्किल में, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, स्थितियां परिस्थितियां अलग होंगी। जातीय चक्रव्यूह और बनाम जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, तुष्टीकरण है, आज 18 साल पुराना मनमोहन सिंह का बयान भी मोदी ने उठाकर जनता के सामने पेश किया कि प्रधानमंत्री तत्कालीन 2006 में उन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह ने, कि सबसे पहला हक मुसलमानों का ही है संसाधनों पर, तो होशियार हो जाइए, ये अर्बन नक्सली हैं। कांग्रेस को उन्होंने अर्बन नक्सली कहा और हमला किया और कहा कि ये लोग आपकी संपत्ति बांट देंगे। इन सब के बीच हमारे सहयोगी कौशलेंद्र ने अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह से खास बातचीत की। उनसे वो सवाल किए उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति पर और देश भर में क्षत्रियों के आक्रोश पर। पूरे देश में इस समय इलेक्शन का माहौल है और 2024 का इलेक्शन अपने चरम पे है। वहीं राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। एनडीए की सरकार वर्तमान में केंद्र में है और वहीं कई ऐसे संगठन हैं जो वर्तमान सरकार के विरोध में भी हैं। ऐसे में हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह साहब हैं। सर, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है एनडीए का, जो इस समय पैमाना अगर देख रहे हैं तो उसको कहाँ तक देख रहे हैं? नहीं, इलेक्शन हो रहा है। देखिए, अपने समाज के बारे में कहूँगा, मैं पूरे देश के बारे में बात नहीं करता हूँ। मंत्री रूपाला साहब ने जो बयान दिया, किसी एक कौम को खुश करने के लिए, जाति को खुश करने के लिए, कि राजपूतों ने अपनी बेटियों को सौंप दिया था, संबंध कर लिया था अंग्रेजों से और लड़े नहीं, तो इनको इतिहास नहीं मालूम है क्या? 1857 में जब से शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई, झांसी की रानी ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया उसमें। अंत में वो जिस झोपड़े में थी, आग लगा के अंग्रेजों को मेरे शरीर नहीं मिले, खत्म कर लिया अपने को। ये उनको नहीं ख्याल है। वीर कुंवर सिंह एक बार अंग्रेजों को भगा दिए, दूसरी बार उनका घोड़ा कूदा नदी में और हारे लड़ाई को, लेकिन एक गोली जब हाथ में लगी तो तलवार से हाथ काट दिया, बोला ये गंदा हो गया खून, और गंगा जी को चढ़ा दिया। और घोड़े से एक हाथ से यात्रा करते कानपुर तक आए हो कि आज़ादी की लड़ाई आप लोग आगे बढ़ाइए। ये सब इनको भूल गया है। राजपूतों का त्याग किसने किया है? और वहाँ के राजपूत आज बहुत नाराज हैं। उसका असर गुजरात में पड़ रहा है और वहाँ बगल में राजस्थान है, यूपी तक वो बात आ रही, पूरे देश में जा रही है। हमारे सम्मान से आप खेलोगे? हम तो जान देते थे बीजेपी के लिए। तो सर, ये जो नाराजगी है, क्षत्रियों की जो नाराजगी है, इसका क्या कारण है? कि जो कारण है कि खाली इतना कहा गया था कि इनको दूसरी सीट पर ले जाइए। जब 26 के 26 आप गुजरात जीतते हैं तो यहाँ से नहीं वहाँ से लड़वा देते। उसके 2-2 लाख की पंचायतें हुई, सारी बात हुई, सीट नहीं बदली गई। ठीक है, हम लोग को बुला के बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप टिकट देते हैं, पश्चिम में तो मुरादाबाद देते हैं जहाँ 50% मुसलमान हैं, जहाँ 1.5 लाख ठाकुर हैं, और जहाँ हमारे 5.5 लाख ठाकुर हैं वहाँ से आप टिकट कर देते हैं वीके सिंह का गाजियाबाद से। नोएडा में 6 लाख ठाकुर है, वहाँ से आप देते नहीं हमारे को, हमको मैनपुरी पकड़ा देते हैं, जो मुलायम सिंह कभी हारे नहीं जब से राजनीति में आए। क्या है, जानबूझ के सत्यों को टिकट दिया और हार गए? तो सर, यूपी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनसे आपने समय लिया है। आज अपने समय मांगा है, अगर मिल जाएगा तो अपनी बातें कहेंगे। एक बार अभी मिल के 15 दिन पहले से बता दिए थे उनको। भाई का मन अगर चाहेगा तो कुछ व्यवस्था हो सकती है आज भी। अगर उनको लगता है कि बिना छत्रियों के इनका काम चल जाएगा तो छत्री जो है बीजेपी वाला वो तोड़ दे देगा, लेकिन उत्साह नहीं है। ठाकुर का मतलब अभी 4 गरीबों का मदद करता है गाँव में, तो उनको लेके जाता है वोटिंग कराने के लिए, वो उत्साह खत्म हो गया अभी।
50% वोट नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे 4-5% वोटिंग कम होगा। किसकी वोटिंग कम हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में? छत्तीसगढ़ ने नहीं वोट डाला। पड़ता तो बीजेपी को पड़ता। तो हाईकमान भाई बहुत पावरफुल लोग हैं। मेरा टिकट काट दिया गया। मैं यूपी में नंबर 1 आया था विकास में, क्वेश्चन पूछने में नंबर 1 आया, इसलिए टिकट काट दिया गया। इस बार भी हमको नहीं पूछा गया। हम इनके पीछे टिकट मांगते रहेंगे? नहीं मांगेंगे टिकट, ठीक है। लेकिन नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र नाराज हो गए। पूरे देश का राजपूत नाराज है। उत्साह खत्म हो गया है। धन्यवाद। तो हमारे साथ हरबंस सिंह साहब हैं, जो इन्होंने साफ कहा कि जो क्षत्रियों की नाराजगी है, अगर उसको जो है केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन है, अगर वो मिल के बैठ के अगर बात कर ली होती तो हो सकता है कि नाराजगी वो दूर भी हो सकती है। और अभी भी, क्योंकि प्रथम चरण का ही चुनाव हुआ है, अभी 6 चरणों का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में अभी ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय लिए हैं। अगर उन समय मिलेगा तो अपने मुद्दों को वहाँ पे वो रखेंगे, और जो भी दिशा निर्देश भी होगा, जो भी जैसे इनका संगठन खुद अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा जो संगठन चल रहा है उसका क्या भागीदारी सहभागिता होगी, उसकी पूरी रिपोर्ट ये देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। बहुत सारी बातें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद कुंवर हरबंस सिंह ने कही। बहुत लंबी बातचीत उन्होंने की। बातचीत के कुछ अंश हमने आपके सामने रख के, संजय निषाद पर हमला हुआ संत कबीर नगर में कार्यक्रम के दौरान, उसके बाद संजय निषाद घायल हो गए, उन्होंने क्या कहा जरा उसको भी सुना देते हैं आपको। है 5 मिनट की बाइट है लगी है। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, उन पर हमला हुआ था एक समारोह के दौरान। उनकी नाक में चोट आई है। क्या वजह थी, क्या चीजें थी, संजय निषाद का वो जो उन्होंने इसके बाद बातचीत की है उसको भी हम सुना रहे हैं। मछुआरा समुदाय का नेतृत्व करता हूं और 2 गरीब हैं, उनको मैं गले लगाता हूं। और जितने भी कोशिश करते हैं, उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊं। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है यहाँ था मोहम्मद और कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी। तो वहाँ हमको शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए, तो हमें गए। वही युवा मोर्चा का गांव है। बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया। पता चला कि उसका जयमाल हो जाता, जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और साथ पार्टी हमारे खिलाफ बोले। मैं सोचा कि हमारे बिरादरी के लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाके बैठा दिया। और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। तो मैंने कहा सांसद आएंगे, उनसे बात कर लेना। तो उसने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके। बोलने के बाद उसने, हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई हमारी, चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गिर गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी। पता चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी 2-3 घंटा पहले गए थे। उन लोगों ने उस तरीके से करके आए थे, ऐसा उल्टा पुल्टा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था। वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए कि क्या होता है। उन्होंने कहा भाई अभी इतना ही बोला, उसके बाद ही तो जमा कर दिया था कि निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ और दूसरे आ जाए, उसके बाद इस तरीके का घटना तो उचित नहीं है। और उसके लिए हमलावर कौन सा है? हमलावर यादव जी थे। अब नाम तो गांव वाले बताए, अभी पता चला कि राधे श्याम है और जनार्दन, तमाम उसके साथ समर्थक थे ना, कई 20-25 लोग थे। मंत्री जी, क्या ये लगता है कि ये हमला आपके ऊपर जो है समाजवादी पार्टी के इशारे से कराई गई है? निश्चित रूप से जब से मैं आया हूँ तब से समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है। और इसी तरीके से हम लोग तो नहीं, और जातियों के ऊपर भी कर रहा था। इसी तरीके मेरे सारे नेता मारे गए। महेश सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल निषाद हो, जयपाल कश्यप, जमुना निषाद, तो हमें लगता है कि ये सारे लोगों का मन बढ़ा हुआ है पहले से, इस तरीके सभी पार्टियों का। तो अब हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और जब से मैं आया हूँ तब से पार्टियाँ पीछे भाग रही हैं। तो अब यहाँ एक तो इस तरीके से जाति संघर्ष करा कर इन लोग हमेशा इस तरीके का लोगों को। जी आप जमीन पर क्यों बैठे? क्योंकि यहाँ
क्योंकि वहाँ जो हमलावर था, तो मैं डॉक्टर हूँ, तो मानवीय दृष्टिकोण से गांव वाले उसे, क्योंकि निषादों के बीच में आके हमला किया था, तो गांव वाले उसके ऊपर उसे कुछ और न हो जाए घटना, इसके लिए मैंने उससे, हमारे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के उठा लाया और मैंने एसपी से बोला कि मैं लाया हूँ, उसको ले जाके कर लेना, कहीं फिर समर्थक आ जाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। मैं दवाई कराने लगा, तो बुलाने के बाद भी अभी तक वो सिक्योरिटी में नहीं लाया, मेरे लोग हैं, तो मेरे को बाहर आना पड़ा और पता चला कि ये संजय निषाद कह रहे हैं कि भाई ये चूंकि कमजोर जातियों का वो नेतृत्व कर रहे, बहुत सारे नेताओं को उन्होंने नाम गिनाया कि भाई ये लोग, इनको पचता नहीं है, ये लोग जाति संघर्ष कराने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जातिवाद के बारे में जाने माने समाजशास्त्री कलम सिंह कहते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दलों ने जाति की दीवार ढाने का प्रयास ही नहीं किया है। जिम्मेदार लोगों ने अंतरजाति विवाह की पहल नहीं की। पिछले कुछ सालों में प्रत्येक समाज में जागरूकता बढ़ी है, अपनी बात कहने के माध्यम बढ़ गए हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात चल रही है। इसी तरीके से, इसी वजह से पंचायतें होती हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए किसी भी बड़े खतरे से कम नहीं है पंचायतें। या जातीय गोलबंदी 2 या 3 चुनाव बाद ही स्थिति खतरनाक हो सकती है, ऐसा कलम सिंह कहते हैं। जातियों में समाज बंटने से नुकसान होगा। राजनीतिक दल अपने कैडर तैयार नहीं करते, संगठन के चुनाव नहीं कराते, आने वाले दिनों में बड़ा सामाजिक संकट क्रिएट होगा, बड़ा सामाजिक संकट सामने होगा, ये बात कही है। अब इस जातीय चक्रव्यूह के बाद जो धार्मिक ताना बाना या हिंदू मुस्लिम वाला जो चक्रव्यूह है, उसका भी आगाज हो गया है। और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई ये बांट देंगे, संपत्ति जो है इसको, ये जो आप लोगों की संपत्ति है इसको बांट कर रख देंगे, और माता बहनों का ये है। इस तरह की आशंका है अगर ये सरकार में आए। बड़ा सवाल यह है कि पहले क्या सरकार में आ रहे हैं, क्या बीजेपी को क्या लग रहा है कि कांग्रेस
नीति सरकार इस देश में बन जाएगी? और क्या वो सर्वे का मतलब यही है जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब जातीय चक्रव्यूह और जाति और धर्म का चक्रव्यूह साफ साफ तौर पर नजर आने लगा है। मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर महेंद्र निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निषाद समाज के नेता हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह राजू अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राजू जी, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और संजय श्रीवास्तव, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद, आभार अतिथियों का। डॉक्टर महेंद्र निषाद, आपके पास आ रहा हूं। जातीय गोलबंदी, चाहे क्षत्रियों को लेकर हो, निषादों को लेकर हो, पिछड़ी जातियों को लेकर हो, ये जातीय गोलबंदी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर जहां जहां जातियां प्रभावित करती हैं चुनाव को, वहां ये जातीय गोलबंदी खूब अच्छी तरीके से, अपने अपने तरीके से लोग हवा पानी बनाते हैं। डॉक्टर संजय निषाद पर बीती रात हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि भाई हम जातियों के रहनुमाई करते हैं, मछुआ समाज को गले लगाते हैं, इसलिए इस तरीके की चीज़ें हुई। डॉक्टर महेंद्र निषाद, क्या इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि कोई अपने समाज के लिए काम करे, दूसरे लोग हमला कर देते हैं क्या? या फिर कहीं ना कहीं उसमें कोई घालमेल है कि आप चले थे जाति का कल्याण करने और अपना कल्याण करने लगे, तो उन लोगों को लगा कि भाई अब कितनी बार अपना कल्याण करोगे? तो कहीं ऐसे लोगों का रिवेंज, इस तरह की घटनाएं होती हैं। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, बिहार में खास तौर पर जो जाति चक्रव्यूह है, क्या ये बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ है राजनीति को? डॉक्टर महेंद्र निषाद जी, सभी को नमस्कार। और जिस प्रकार से हमारे देश में जब से लोकतंत्र आया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, और संविधान के माध्यम से हम सभी को वोट देने का और राजनीति करने का सबको एक बराबर अधिकार मिला, और उस अधिकार का उपयोग करते हुए अगर कोई भी वर्ग, देखिए जात, क्षत्रिय को आप जात तक सीमित करके एक तरह से एक समूह को, एक क्षत्रप को जो सबको सुरक्षा देने का काम किया युगों युगों से, उसको आप एक तरह से जात बोल करके उसका आप बान कर रहे हैं। क्षत्रिय क्षत्रप है। उसी हिसाब से अगर निषाद को अगर एक जात में बांध दिया जाए, बेसिकली जब से ये संविधान में एक सभी लोगों को अधिकार मिला, तो एक समूह में डिवाइड किया गया, सबको एक में बांटा गया। उसी समूह को अब हमारे समाज को बेसिकली ये कहा जाता है कि ये समाज नाविक है, मछुआरा है, जो नदियों से जुड़े हुए लोग रहे हैं, इस हिसाब से इसको माना गया है। रही बात राजनीति में, देखिए जातीयता की जो बात कर रहे हैं वो वर्गीय आधार पर शुरू से रहा है। चाहे जैसे जैसे लोगों का विकास हुआ, शिक्षा आया, जैसे जैसे सबको अपने हक के बारे में पता चलने लगा, तो सभी लोगों ने अपने आप को आगे आकर के सत्ता के करीब जाने का और सत्ता में बने रहने का, या सत्ता के साथ जुड़ करके अपने अपने समाज का कल्याण करने की, अपने पूरे समाज के लिए सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता से हमारे वीर छत्र रहे हो, चाहे राणा कुंजा रहे हो, चाहे राणा प्रताप जी रहे हो, शिवाजी महाराज हो, या रानी सत्यवती रही हो, जो आप जिन्होंने निर्माण कराया, ऐसे करके ये सारा कौम जो रहा है वो ये भारत में उनको एक क्षत्रप ही माना जा रहा है। जैसे आज आम बोल भाषा में हमारे समाज के लोग बोलते हैं जल क्षत्रिय, उसी तरह से क्षत्रिय समाज को, जिसको लोग तथाकथित जात में करके उनका एक तरह से अपमान करते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ हमारे हम लोगों के कोई भी वर्ग समूह हो, उसको एक तरह से अपमानित करने का काम किया जाता है। खास करके नेता वो अपने वोटों के लिए जो करते हैं, वो खास करके वही लोग इस तरह की बातों को फैला करके एक तरह से समाज में इस तरह की भ्रांतियां फैलाए हैं अपने अपने वोट के लिए। आप डॉक्टर संजय निषाद पे आए हैं, तो डॉक्टर संजय निषाद को लेकर के ये नाराजगी देखिए क्या है। ये
हो सकता है कोई विशेष व्यक्ति ने ऐसा कृत किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद से इस समाज को जो वादा किया गया था वो वादा निभाया नहीं गया। चाहे डॉक्टर संजय निषाद ने बोला कि आओ आप लोगों का पूरा हक अधिकार दिया जाएगा, कुछ नहीं मिला। चाहे क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बोला हो वो पूरा हक अधिकार दिया जाएगा, नहीं दिया गया। जैसे बिहार में हमारे समाज की एक पार्टी बनी, उसके सारे सांसद, उनके सारे विधायकों को तोड़ करके पार्टी में मिला लिया गया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय आक्रोश, ये तो संजोग ऐसा था कि वहां पर दूसरे वर्ग के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया। ये आक्रोश हमारे नेताओं को लेकर के और खास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को लेकर के एक आक्रोश है हमारे खुद के वर्ग में, हमारे खुद के समाज में, कि जितने सारे इतना वोट भर भर करके दिया गया और इतना भारतीय जनता पार्टी जब 2012 के पहले उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं थी, उस समय हम लोग मछुआरा प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे प्रदेश में उत्तर हिंदी पट्टी में खास करके हम लोगों ने इस समाज का लगभग 8 से 10% जो होता था वो क्षेत्रीय दलों में बटा रहता था। पहले कांग्रेस में रहा, उसके बाद यहाँ के सपा बसपा ऐसे पार्टियों में रहा। उन लोगों को जोड़ करके हम मुख्य धारा में ला करके भारतीय जनता पार्टी को ये बल दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी खुद भी नहीं बता सकती है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने मत्स्य मंत्रालय केंद्र में बनाया और उत्तर प्रदेश में बनाया। अब आपने केंद्र में मत्स्य मंत्रालय आपने अगर गठन किया तो उसका उस पे क्या हमारे कम से कम 8 सांसद हैं इस समाज के, लेकिन क्या उस समाज के किसी मंत्री को बनाया गया? नहीं बनाया गया। हमारे आरक्षण के मुद्दों को लेकर के, जैसे दिल्ली हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे हमारे समाज को आरक्षण मिला है, उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन हमको आरक्षण मिलता ही नहीं है, दिया ही नहीं जाता है, ये बोल करके कि आपका फला फला नाम इसमें नहीं छुआ है। तो ये आक्रोश है हर लोगों का, किसी के जैसे क्षत्रिय समाज के माताओं के बारे में, बहनों के बारे में जो अपमान किया गया, वो भी एक वर्ग का आक्रोश है। उसी तरह से हमारे हक अधिकार की जब बात है कह करके पार्टी में जोड़ी गई तो उस पार्टी में ले तो लिया गया, हमारे समाज के को शामिल तो किया गया, लेकिन उस समाज का कोई भी हक अधिकार नहीं दिया गया। सांसद विधायक प्रतिनिधित्व करने वाला जो नेता बनेगा वो किसी भी पार्टी में रहेगा, सांसद विधायक बन जाएगा, लेकिन क्या उसके सांसद विधायक बनने से उसका मान सम्मान बच रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी में रक्षा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में अभी इसके पहले तक राजस्थान में मुख्यमंत्री हुआ करती। तो क्या यही सम्मान है? क्षत्रिय समाज हो चाहे हमारा निषाद समाज हो, ऐसे समाज के लोगों का जब सम्मान नहीं बचेगा और हमारे बेटियों, बहनों और माताओं के खिलाफ इस तरह के वक्तव्य दिए जाएंगे, तो ये तो निहायत ही एक तरह से तुष्ट, मतलब हमारे कंधे पर बैठ करके हम आपको सर ताज दे रहे हैं और हमें ये अपमानित किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर निषाद, मैं लौटूंगा अभी आपके पास। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद लौटूंगा। मुद्दे बहुत गंभीर हैं, जाति चक्रव्यूह है और कई और सारे चक्रव्यूह रचे गए हैं चुनाव में। देखिए, फंसिएगा नहीं। जातियों का चक्रव्यूह सीधे रुख करेंगे राघवेंद्र सिंह राजू का। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, कुल मिलाकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाति चक्रव्यूह पूरी तरीके से रचा गया है और एक तरीके से दिख रहा है कि किस तरीके से जातियों को अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि जातियों में भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रोज नई घट रही, जिससे जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दलों का टेंशन जरूर बढ़ी होगी। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी,
अनम्यूट करिए जी। दुर्गेन जी, आज जो आपने डिबेट रखी है और आपने तमाम डिबेट में जो डॉक्टर संजय निषाद पर जिस तरीके से घटना हुई, खास तौर से मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के साथ में और एक जाति विशेष के द्वारा जो उन्होंने आरोप लगाया एक वर्ग विशेष पर, और निश्चित तौर पर यह एक जांच का विषय और इसकी मैं समझता हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस घटना को संज्ञान में लेकर के उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए। और मैं समझता हूं ये घटना किसी भी राजनीतिक दल के साथ न हो, उस घटना पर समाजवादी पार्टी पर अगर आरोप लगा है तो मैं समझता हूं सपा सुप्रीमो अखिलेश जी को भी आगे आकर के इन सब चीजों पर अपना मंतव्य देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर आज जो सबसे बड़ी नाराजगी है, डॉक्टर महेंद्र निषाद जी ने बहुत सारे विचार रखे हैं और यह भी सच है कि जो हम लोगों का मिशन चला कई बार 2009 से लेकर के 2014 तक 21 राजनीतिक दलों को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने छोटे छोटे से राजनीतिक दलों को एकता के सूत्र की एकता में पिरोया था। तो यहां पर यह तो कहना गलत है कि हम लोग जातिवादी हैं। यहां पर निश्चित तौर पर है कि देश में जो कुर्सी पाने और अफसर पाने का जो दौर चल रहा है और इस तरीके से दल बदल की जो स्थितियां बनी है, दल बदल कानून भले हो लेकिन दल बदल कानून की भी क्या स्थितियां हैं ये सबके सामने है, जनमानस के सामने है। और अब किसी की निष्ठा और प्रतिष्ठा इस पे नहीं है, सिर्फ कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का दौर है। दुर्गेन जी, बहुत से सारे देश के मीडिया दिखाते हैं कि भाई ये संख्या इसकी 5% हो गई, उसकी 2% हो गई, उसकी 8% हो गई, उसकी 13% हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करना चाहता हूं कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय 4 वर्णों में था देश, और इसके बाद जातियों और उपजातियों में उपभ्रंश बना करके 1931 के बाद आपने देखा जातिगत जनगणना जितनी भी हुई तो कहीं ना कहीं उसमें भ्रांति रही। और आपने देखा कि निषाद में भी पूरे देश में एक आंदोलन चला आरक्षण को लेकर के, उनमें ही नहीं चला, पटेलों में भी चला। अभी हमारे पिछले दिनों में उसमें था तो हमारे पाल समाज के बड़े नेता माननीय पूर्व मंत्री रहे सतीश पाल जी कह रहे थे कि भाई पालों के हक और अधिकार को क्या मिला। तो ओबीसी में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो जो जातियों में उपरंश है और उनके हक और अधिकार को लेकर के एक नाराजगी है वर्ग विशेष में कि भाई अगर हम सत्ता में आए हैं और सत्ता की कुर्सी पर अगर हम विराजमान हैं तो हम अपने समाज को ना भूलें, और अगर समाज को भूल जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाओं से हम लोगों के मन मस्तिष्क में और उसमें ये सब चीजें जो आती हैं, जो समाज का नेतृत्व कर रहे होते हैं, और खास तौर से राजनीतिक दलों में, चूंकि सामाजिक दलों की बात अलग है लेकिन राजनीतिक पार्टियों की बात अलग है। जहां तक राजनीतिक पार्टियां भले ही कहें, लेकिन आज देश में जितने भी छोटे छोटे दल हैं वो अगर कुनबे हैं, भले आप राजभर समाज को कहें तो कहीं ना कहीं आप भले कहो भाई नहीं अब वो जातिवादी दल नहीं है, क्या ओम प्रकाश राजभर समाज का नेतृत्व तो नहीं करते, क्या अनुप्रिया पटेल जी कुर्मी समाज का नेतृत्व तो नहीं करती। तो ये तमाम जो बातें, और इसके बाद कैसे जाति उन्माद पैदा किया जाए, जिस तरीके से आपने देखा एक जाति विशेष को खुश करने के लिए एक केंद्रीय मंत्री आप इस तरीके का बयान दे देते हैं राजकोट में और उससे पूरे देश में एक आक्रोश पैदा हो जाता है। वही सारी चीजें उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए आपने देखा हो कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने केवल गिने चुने लोगों से तो वार्ता की। यह कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लड़ाई सीमित नहीं थी कि आपने अगर संगीत सोम से बात कर ली, अगर आपने सुरेश राणा से बात कर ली, तो इस समाज में तमाम जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, सामाजिक संगठन के नेता हैं, आपको उनके साथ बैठना चाहिए था। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जो हमारे लखनऊ से लोकसभा का नेतृत्व करते हैं, और केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी समय समय पर क्षत्रिय भावनाओं से अवगत कराया गया। ठीक बात। दुर्गेन जी, आपने देखा हो कि 17 दिसंबर को अमित शाह जी की रैली जब चल रही थी तो एक मामला आया था यही निषाद राज के आरक्षण को लेकर के। निषादों ने यह बात कही थी कि हमारे हक और अधिकार हमें मिलना चाहिए, और इस पर सपा ने भी उस पर कमेंट किया था। और आपने देखा उस समय एक रैली, बिहार के एक मंत्री थे, पशुपालन मंत्री थे माननीय मुकेश सैनी जी, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही डॉक्टर महेंद्र निषाद जी को मालूम है कि वो यहाँ रैली करने जा रहे थे, और उत्तर प्रदेश में वो माननीय हमारे पूर्व सांसद फूलन देवी के फोटो लगवाना चाह रहे थे, जगह जगह मूर्तियां लगवाना चाह रहे थे।
वो चाहते थे कि एक जातीय उन्माद पैदा किया जाए। और आपने देखा कि तमाम राजपूताना संगठन आपने देखा होगी नाराजगी में साथ में आए, और इसके बाद ये निश्चित तौर पर बैलेंस में यही दिक्कत है राघवेंद्र जी, यही दिक्कत है। ये सबका अपना अपना नजरिया है, कोई महापुरुष मानता है, कोई उन्माद मानता है, बड़ा उलझा हुआ मसला है। और मुकेश सैनी अब एनडीए से छिटक कर इंडिया वाले गठबंधन में बिहार में हैं, रैलियां कर रहे हैं, 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये जो जातियों का चक्रव्यूह है, और आज से तो अब देख रहे हैं कि अब तुष्टीकरण वाली बातें भी अब चुनाव में आने लगी हैं, तो मूल मुद्दे गायब हैं। जातियों का चक्रव्यूह है, तुष्टीकरण है, कोई कह रहा मंगलसूत्र छीन लेंगे, कोई कह रहा आपके संपत्ति छीन लेंगे। क्या इसी पे पूरा चुनाव निपट जाएगा क्या संजय जी? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया दुर्गेश जी आपने, कि जो जातियों का चक्रव्यूह है ये कोई आज का तो है ही नहीं, ये तो अनंत काल से चला आ रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से मध्यकाल में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बनी वो जमींदारी प्रथा को लेकर बनी, कि जमींदारी का जो समय था उसमें, और उस समय जो पिछड़ी हुई या दलित जातियां थी गांव में, उनकी थी, और उसको लेकर कितने और किस तरह के संघर्ष होते रहे। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है तो वहां भी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंक को साध कर ही कांग्रेस पार्टी कई दशकों तक सत्ता में काबिज रही है। कांग्रेस से ही निकलकर चाहे कांसीराम उस समय आए हो दलित नेता के रूप में, चाहे और तमाम जगजीवन राम थे, ऐसे तमाम जातीय गठजोड़ के, और बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे मुस्लिम और पिछड़ी जातियों का गठजोड़ करके मुलायम सिंह की पार्टी सत्ता में आई। बहुजन समाज पार्टी भी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे वही दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण गठजोड़ करके सत्ता में आई। अनुप्रिया पटेल भी अपनी जातियों को, कुर्मी समाज को लेकर एक दल बनाकर सत्ता में है। ऐसे ही संजय निषाद ने निषाद लोगों को एक किया और आज वो सत्ता की मलाई ले रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का भी यही टारगेट है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरीके के राजनीतिक नेताओं ने अपनी जातियों को लामबंद करके जो सत्ता की मलाई चखने का काम किया है, वो वास्तव में कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाला और समाज में जो समरसता होती है उसको कम करने का काम किया है। तो जो द्वेष भाव है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के राजनीतिक दलों के उद्भव से और उनको बढ़ावा देने वाले जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कांग्रेस में भी ये बात है और बीजेपी में भी है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग ऐसे क्षेत्रीय, ऐसे जातिवादी दलों का सहारा लेकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनको मंत्री पद दे देते हैं और उनको तमाम सारी सुविधाएं देते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है। और शायद यही नब्ज टटोल कर पूरा चुनाव भी इसी दम पे, मैं ये इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, आप पिछले कई चुनाव देखिए अपने देश में, तो हाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में खुले शब्दों में कह रहा हूं कि राष्ट्रपति बनाना होता है तब भी जाति देख के बनाया जाता है। अगर आप किसी पद पे किसी मंत्री को बनाते हैं, चुनाव के नजदीक है, तो पता चला किसी राज्य से 7 पिछड़े और दलित जातियों के लोगों को आप मंत्री बना के उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के प्रचार प्रसार करते हैं कि हम तो जी दलित वाले के साथ हैं, हम तो दलित को ये बना रहे हैं, हम तो आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। तो ऐसे जब आप करेंगे, जब इस तरीके से आप समाज के बीच में जाएंगे, तो देखिए कोई भले ही मुंह पर या सामने आके ना बोले, लेकिन अंतर मन में कहीं ना कहीं से विद्वेष भावना फैलती है और जातीयता को बढ़ावा मिलता है। और इस समाज यानी भारतीय समाज की जो समाज शास्त्रियों का आप उदाहरण देते हैं, यही उनकी स्टडी में सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो इसको फेस करते हैं और देखते हैं। आप जब किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं सामाजिक समरसता के, तो कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक विद्वेष है और सामाजिक जो इस तरीके के ताने बाने में जो खिंचाव दिखता है वो सामने आता है। और चुनाव में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि चुनाव में आप टिकट ही इसी आधार पे देखते हैं कि भाई हमारी पार्टी का बेस वोट है कि दलित है, मुस्लिम है, चलो ब्राह्मण यहाँ का नेता है, 2 लाख उसके वोट है, इसको टिकट दे दो, तो जीतने के आसार ज्यादा है। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में टिकट बांटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कहने के लिए वो बाबा है, मठ के मठाधीश है, महंत है, और उनको तो निर्विरोध रूप से जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे परे होना चाहिए। लेकिन खुले तौर पे मैं कह रहा हूँ, बाकी लोग नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम सारे बड़े बड़े पदों पे खुलेआम चलता है कि भाई छत्रीवादी सरकार है,
क्षत्रियों का हित साध के चलती है, आपको पद पे जाना है तो क्षत्रिय होना पहली प्राथमिकता है। इस तरीके के तमाम अपवाद चलते रहते हैं। मैं नहीं कहता वो इसी तरीके के हैं, लेकिन चल रहा है। तो इसका मतलब है अगर कोई बात सामने आ रही है, चर्चा में है और समाज में है, तो निश्चित तौर पर इस तरह से है। जैसे देखिए कि अभय सिंह, राकेश सिंह सब जाते हैं और राज्यसभा में अपनी पार्टी से हट के क्रॉस वोटिंग करते हैं, उनको वाई श्रेणी की अगले दिन सिक्योरिटी मिलती है। उनके पिताजी, उनकी भाभी, उनकी बहन सब के सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो चलन है ना आज की राजनीति का, और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के आला कमान उसको निर्देशित कर रहे हैं, ये बड़ा हानिकारक है। और निश्चित तौर पर इस पर विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। जो दोनों जातियों को रिप्रेजेंट करने वाले प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ बातें बहुत सही कही हैं और इसीलिए जातियों में आक्रोश बढ़ रहा है। जिन जातियों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है, मैं अपनी जाति का ले लूं, मैं तो श्रीवास्तव हूं, और राजनाथ सिंह को यहाँ पे टिकट मिला, कई कास्ट के संगठन उनके पास गए, उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई कि साहब हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, हम तो 98% आप ही को वोट देते हैं। तो अभी जो टंडन जी की सीट खाली, उस पर ओपी श्रीवास्तव को टिकट दे दिया। राजनाथ सिंह ने पैरवी की कि भाई क्या समाज को कुछ तो दो, तो मिल गया टिकट। तो इसी तरीके से जातियां दबाव बना रही हैं और उनके दबाव में आके राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। ये बहुत ही करीने से इस पे सोचने और समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो समाज शास्त्री हैं, जो सामाजिक चिंतक हैं, उनको आगे आना चाहिए। दिक्कत ये हो रही है कि जो भी चिंतक हैं, जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो खुलकर आज किसी सामाजिक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर पा रहे हैं। पर्दे के पीछे तो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से अगर आप अपने चैनल पे बुलाइए 2-4 समाजशास्त्री को, 2-4 राजनीतिक चिंतक को, और कहिए कि सामाजिक ताने बाने में जो बिखराव या जो मनमुटाव है उस पर बात करिए, तो निश्चित रूप से वो डरेंगे, सोचेंगे किसके खिलाफ बोलूं भाई, किससे पंगा लूं, अभी कर दूं, पता चले कल मुझे ही कुछ भुगतना नहीं। अब तो संजय जी, अब तो ये हो गया ना कि राजनीतिक विश्लेषकों के खोल में अब पार्टी के लोग ही राजनीतिक विश्लेषक बन गए हैं। आप देखिए पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पे केवल नाम लिखा रहता है राजनीतिक विश्लेषक, वो पार्टी का कोर आदमी होता है, कट्टर समर्थक, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठता है। तो ये कहीं ना कहीं तो गोलमोल हम लोगों ने भी किया है। हमारे साथ डॉक्टर आनंद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद, जातीय चक्रव्यूह बहुत बुरी तरीके से उलझा हुआ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में, और ये आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। बार बार सारे दल कहते हैं कि इसको हम तोड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ओबीसी की जनगणना के बाद इंडिया वाला गठबंधन करता है, आपकी पार्टी भी इसकी हिमायती है। डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि चूंकि मैं मछुआ समाज को गले लगाता हूं, इसलिए मेरे ऊपर हमला हो गया, इससे जातीय संघर्ष बढ़ेगा। आरोप आपकी पार्टी के नेता पर लगा रहे हैं कि भाई यादव जी थे, उनके समर्थक थे, उन्होंने कूट दिया संजय निषाद को। ये क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? डॉक्टर डॉक्टर आनंद निषाद, डॉक्टर आनंद निषाद हैं क्या? मुझे लगता है ये तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है, और सामाजिक परिदृश्य में जो आज के दौर में देखिए, परिवर्तन तो ये प्राकृतिक नियम है, परिवर्तन से लोग डरता है। और खास करके जो देश में राजनीतिक परिदृश्य सामने उपस्थित हुआ है, इस तरह से आरएसएस और जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत किया है, ये उसका बीज बोया हुआ का परिणाम। आप सोच सकते हैं, बढ़िया से सोचिए कि भाई आज देश की आजादी के जो हालात है, अमृत महोत्सव की बात हो रही है। भाई अमृत महोत्सव जिस देश में 81 करोड़ गर्व के साथ में हमारी देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब है, मैं 5 किलो दे रहा हूं। अब आप सोच सकते हैं कि यह देश की गरीबी की ओर बढ़ रहा है, या आप स्मृति की ढिंढोरा पीटते जा रहे हैं कि विकसित भारत। एक तरफ में 80 करोड़ 81 करोड़ लोग भूखे की कंगार पे है, 5 किलो के लिए मोहताज है, और दूसरे तरफ राजनीतिक परिदृश्य में आप उसमें से क्या है, समाज को कहा जा रहा है कि भाई हल्दी लगाने से पीला नहीं हो गए, हल्दी दिखाने से ही पीला हो जाता है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, ये वोट लेने का तरीका, संजय निषाद आरक्षण की बात किया, लेकिन घर भर का आरक्षण ले लिया।
लेकिन आरक्षण पे कभी चर्चा नहीं किया मोदी जी के यहाँ या योगी जी के यहाँ। यही योगी जी जब अब अखिलेश निषाद की हत्या हुई थी कसरत कांड में, तो रोने के लिए गए थे और कहे थे छाती पीट करके, मैं दूंगा आरक्षण, मैं दूंगा आरक्षण। आज कहाँ चला गया योगी जी? योगी जी वास्तविक में अगर योगी होते तो अपने जवान पे कायम रहते। सन्यासी का वर्ग जो होता है बहुत निरंतर चलता रहता है उसकी बात, लेकिन ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। डॉक्टर निषाद, मैं इंटरवीन कर रहा हूं आपको। ठीक है, संजय निषाद ने अपना धर्म नहीं निभाया, तो क्या आपके लोग उनको शादी में कूट देंगे, पीट देंगे, हमला करेंगे? ये भी तो ठीक नहीं है ना। जनता की देखिए, ये प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए, जनता का आक्रोश है, कितना ठगिएगा भाई। वो कह रहे हैं कोई यादव जी हैं, यादव जी जिन्होंने पीटा और पिटवाया है। सुन लीजिए एक बात, यादव पीटे, चमार पीटे, निषाद पीटे, ये आक्रोश का फल है और कुछ नहीं है। उसने झूठ बोला है, उसने लोगों को ब्लफबाजी किया है, और जो बैठ करके उसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है वो भी झूठ बोला है। हालात देखिए ना, आज आपके नागालैंड में, मणिपुर में कितना % वोट पड़ा है? एक भी वोट नहीं पड़ा है। देखिए हालात, देखिए देश का क्या हालात है। आज वहां की चर्चा कीजिए ना थोड़ा सा। कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? हम तो बहुत चर्चा करते हैं। नागालैंड, मणिपुर, शायद देश के हम पहले ही चैनल होंगे जो लगातार हम चर्चा करते हैं। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, अधिकांश चर्चाओं में संजय जी रहे हमारे साथ में। नागालैंड तो हमने चीख चीख कर, मणिपुर चीख चीख कर, जितनी आवाज है मेरी वो पहुंचाता रहता हूं। डॉक्टर आनंद निषाद, बहुत धन्यवाद के पात्र है माननीय आप, बहुत धन्यवाद के पात्र है जो कम से कम आपकी आवाज तो ये उन गरीब गुरबों तक पहुंच रही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आज 10 साल हो गया है, कभी आप पत्रकार हैं, आप चिंतक हैं, कभी आपने इंटरव्यू लिया है क्या? नहीं, क्या नहीं। देश के कोई ऐसा चैनल है इंटरव्यू जो है वो क्या नाम है, अक्षय कुमार लेता है कि हम चूज करके खा जाता है या नहीं, अब समाचार एजेंसियों को दे रहे हैं इंटरव्यू, ऐसा मत कहिए। कुछ समाचार एजेंसियों को दे रहे हैं इंटरव्यू प्रधानमंत्री जी, इतने भी खराब नहीं है भाई। आप लोग थोड़ा सा, प्रधानमंत्री जी देश के लिए सोच रहे हैं, अब आप लोग उनको खराबे बताने पे तुले हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? खराब नहीं, बहुत तेज। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्वगुरु बनने वाले हैं। अरे वो कह रहे हैं कि आप लोग मंगलसूत्र छीन लोगे। याद आ गया, वो कह रहे हैं आज अलीगढ़ में कि कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो लेकर आई है वो आर्थिक आधार पर सर्वे कराएगी, और जो आपके पास अगर 2 मकान है निषाद जी के पास तो 1 मकान छीन लेगी। अगर डॉक्टर महेंद्र निषाद के पास की पत्नी के पास 2 मंगलसूत्र हैं तो 1 छीन लेगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो संपत्ति है वो इक्वल कर देगी। ये अर्बन नक्सल हैं, ये छीन के बांट देंगे सब घुसपैठियों को। डॉक्टर आनंद निषाद बोलिए। निषाद पीटा गया, कल देश का प्रधानमंत्री के ऊपर भी हमला हो सकता है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बिल्कुल ये शब्द वापस लीजिए। ऐसा थोड़ी है कोई भाई, प्रधानमंत्री इस देश के नुमाइंदे हैं, हमसे, हमारे और आपके सबके नुमाइंदे हैं। क्यों उनको क्यों पीटेंगे कोई? हम नुमाइंदे हम तब तक मानेंगे जब तक आस्था रहती है। आस्था में खिलवाड़ हो। अरे आस्था है भाई, इस देश की 140-145 करोड़ लोग प्रधानमंत्री पे आस्था रखते हैं, तभी जिता रहे हैं उनको चुनाव। झूठ बार बार बोलोगे तो आस्था रहेगी क्या? अब आप चुनाव में निपट लीजिए। आप लोग हाथापाई करते हैं, संजय निषाद को पिटवाया आप लोगों ने, और अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर कोई हमला कर सकता है। ये कौन सी बात हुई भाई? एकदम देखिए, हमको लगता है प्रधानमंत्री जी इसीलिए आप लोगों को अर्बन नक्सल कहते हैं, हम समझ गए। देखिए अर्बन नक्सल किसको कहा जाता है? जो अपनी रोटी के लिए मांग कर रहा है। आज नक्सली जो मुद्दा उठाई जाती है कि भाई हम जल जंगल और जमीन बचा रहे हैं तो उसको नक्सली कहा है। अरे भाई रोटी मांगा हमने आपको, आपने रोटी दिया क्या? तो भाई लोकतांत्रिक तरीके से मांगिए, लोकतांत्रिक तरीके से। अब आप कोई चीज अस्थिर करेंगे, पब्लिक को धमकाएंगे, अस्थिरता फैलाएंगे। आप लोग जातिवाद करते हैं, तुष्टीकरण आप लोग करते हैं, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की बात करते हैं। बहुसंख्यक कहाँ चला जाए? अरब सागर में चला जाए आप लोगों के मुताबिक? एक चीज बड़ी बढ़िया से आप समझिए कि
आप जो लोग आदिवासी जंगलों में रहते हैं, अडानी जी को दे दिया, अंबानी जी को दे दिया, वहाँ कोयले निकलेंगे, हीरे निकलेंगे, सोने निकलेंगे, वो निकालने का काम कर रहे हो, उनको बेघर कर रहे हो। तो भाई मेहनत कर रहे हैं ना डॉक्टर निषाद, वो मेहनत कर रहे हैं, वो जमीन का सीना चीर के सोना निकाल के देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भी तो अडानी और अंबानी साहब, अडानी और अंबानी के उस देखिए, जीएसटी आप एक बनियान खरीदिएगा तो 18% लगेगा और एक हीरा खरीदिएगा तो 3%। ये क्या है, समानता है क्या? अब थोड़ा सा विषयांतर हो गई चर्चा, मतलब जो जातियों का चक्र भी, जातियों का चक्र भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये बताइए आप। ये तो देखिए, जब हम बीएसपी के फाउंडर सदस्य हूँ, हमने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का आंदोलन किया था, तभी बीएसपी उठ के खड़ी हो गई। सबसे पहला नारा हमने दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आज क्या हो रहा है, वोट हमारा इन गरीबों का 90%, एक तरफ पे 90 रोटी खाने वाला लोग है, उसके हिस्से में 10 रोटी है, और एक तरफ में 10 लोगों के पास में 90 रोटी है। ठीक है, तो क्या करेगा? ठीक है डॉक्टर नंदा, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी बात आ गई, अब मैं रोक रहा हूं, चूंकि मेरे पास बहुत कम समय है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर महेंद्र निषाद के पास जाऊंगा। डॉक्टर महेंद्र निषाद, डॉक्टर आनंद निषाद को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के नेता, वो कह रहे समाज में जो आक्रोश है, ये चाहे संजय निषाद हो चाहे बाकी नेता, उनको ही झेलना पड़ेगा। वो तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं, है ना, लेकिन इस तरीके की बातें कह रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं अर्बन नक्सल, तो जो जिसको ये आक्रोश कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को उस बात से मैच खा रहा है। देखिए, आनंद जी ने बहुत सही बात बोली है, इसको मैं, इस बात का, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद का जो प्रारूप रहा है शुरू से लेकर के मैं तो उनका राजनीतिक एक तरह से सलाहकार रहा हूं, तो हमेशा उनका आक्रोश पैदा करने का एक सिस्टम रहा है। वो चाहते क्या है कि हमेशा हमारा समाज जो है ना, किसी न किसी वर्ग से नाराज करे। पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो वो मोदी जी, योगी जी सबको गाली देते थे। ये बात आप लोग देख लेंगे रिकॉर्ड उठा करके सारी चीजें। जब वो समाजवादी पार्टी में गए तो भी वो बसपा को और सबको, मतलब जो भी उनसे नेता थे, जातियों को लेकर के उनके अंदर में एक विषयांतर करके और अपने समाज को एक तरह से गुलियाने का एक उनका फार्मूला है शुरू से लेकर के लास्ट तक। देखिए, वो पहले पुलिस से मार खाते थे, अब पब्लिक से मार खा रहे हैं। तो समस्या, अब पुलिस से मार खाने पे भी समाज उनका साथ नहीं, दोनों सूरत में वो बड़े नेता बन रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र निषाद पुलिस से मार खाए बिना कोई बड़ा नेता बनता नहीं, वो बन गए, और पब्लिक से खा रहे हैं। मुझे लगता है और तरक्की होने वाली है उनकी। पब्लिक, देखिए, पुलिस का मार वो आदमी खाता है जो किसी भी काम को संविधान के खिलाफ करता है, ठीक है। पब्लिक का मार जब वो खाता है जब वो धोखा देता है, और वहां पुलिस नहीं पहुंच। बहुत सारे आंदोलनकारी लाठीचार्ज हुआ, तो गांधी जी भी तो आंदोलनकारी थे, उन पर भी लाठियां पड़ी। आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, अब गांधी जी और हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद को एक साथ ये मत करिए, मैं उनके मतलब नस नस से वाकिफ हूँ। हुआ क्या है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि उनका सब कुछ छीन लिया। एक बेटा था तो पहले भाजपा में शामिल किया, दूसरा बेटा था तो फिर उसको भाजपा में शामिल कर लिया। उनके पार्टी से एकमात्र निषाद सांसद विधायक बना था, उसको तोड़ करके अभी सांसद बनाने के लिए भाजपा उनके पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, और उसको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपने टीम में भाजपा में शामिल कर लिया। ये इनको प्रॉब्लम ये हो गया है कि अब तो मेरी पार्टी खत्म कर दी गई, मुझे क्या कहते हैं कि कहीं का नहीं छोड़ा गया। तो वो आक्रोश जो बताया गया है, ये मारपीट वाला ये जो सिस्टम बनाया गया है, आप ये बताइए, इससे तो हमारे समाज के लोग डर जाएंगे कि इनको बुलाने लायक नहीं है, ये जा रहे हैं तो वहां बवाल करा दे रहे हैं। ये आप समाज में तय कीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, ये समाज की पंचायत में तय करिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। राघवेंद्र राजू, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। छोटी सी टिप्पणी कि भाई ये ठाकुर ऐंठे ऐंठे फिर रहे हैं, और तमाम, अभी संजय जी कह रहे हैं कि आप लोग सब
ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके हर जगह आपका जलवा जलाल है, पगड़ी वगड़ी लगा के बिल्कुल पहुंच जाते हैं आप लोग, पूरा मलाई आप लोग काट रहे हैं। और तो संजय जी किसी तरीके से राजनाथ से कहे हुए कि एक चित्रांत समाज के व्यक्ति को टिकट मुश्किल मिल पाया लखनऊ से, और फिर भी आप असंतुष्ट हैं। ये ड्रामा चल रहा है ऊपर से कि कहा जा रहा है आप लोगों की करो ड्रामा। ये अपने नेताओं की वैल्यू बढ़ा रहे हैं आप, क्षत्रिय समाज के नेताओं की वैल्यू बढ़ा रहे हैं आप। संजय श्रीवास्तव जी का अपनी जगह विचार अपनी जगह ठीक है, लेकिन सब कुछ ये है कि काबिलियत पर आरक्षण आज भी भारी है। 10 साल का जो आरक्षण था, आज आप देख रहे हैं कि 1993 में भी मंडल कमीशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने, आपने देखा हो दुर्गेन जी, ये कहा था, कोर्ट ने कहा था जाति अपने आप में कोई ये आधार नहीं है। और 2015 में जो जाटों को जारी दिया गया था आरक्षण, आपने देखा कि यूपीए सरकार ने दिया था, वो वापस कर दिया था, कोर्ट ने हटा दिया था। इसी तरीके से छोटा करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। छोटा देवेंद्र फडणवीस जी ने 16% आरक्षण दिया था, बाद में हाई कोर्ट ने हटाकर उसके 12% कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो कोर्ट भी अपने विचार समय समय पर आरक्षण को लेकर देती रहती है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि योगी सरकार ने जब ये मामला चला था और 17 दिसंबर की रैली के बाद, मैं समझता हूं कि जो निषाद आरक्षण को लेकर के था, उन्होंने ये गेंद केंद्र के पाले में डाल दी थी। अब अगर आनंद फानन में आरक्षण देने की बात अगर शुरू होती है, तो ये जो पूरा आंदोलन चल रहा देश में, राजपूतों का भी आंदोलन आप देख रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, राजपूतों को भी आरक्षण चाहिए, राजपूतों को भी आरक्षण चाहिए। राघवेंद्र जी, कहने का तात्पर्य है कि आज कुर्सी पाने और चोला के आप लोग तो कहते हो कि हम लोग ये करते रहे, वो करते रहे, बाजुएं फड़काते हो, आपको भी आरक्षण चाहिए। आरोप लगाते रहिए। और जो बौद्धिक स्तर है, राजनीति में बौद्धिक स्तर जो गिरता जा रहा है, इस पर सारे राजनीतिक, चलिए बौद्धिक स्तर पर चर्चा करेंगे, अब मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत क्षमा के साथ मैं रोक रहा हूं। संजय जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी अंतिम। और डिबेट में हूं सरासर। संजय जी अनम्यूट करिए। संजय जी, कि इस चुनाव से लेके आने वाले 5-6 चुनाव तक अभी जातियों का चक्रव्यूह उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे भारतवर्ष में नहीं टूटेगा। कमोबेश ऐसी स्थितियां पश्चिम से लेके पूरब तक, दक्षिण से लेके पश्चिम तक, हर जगह ऐसे ही बना हुआ है। हर राज्यों में कहीं ना कहीं जातियों में जो असमानता है, उसको लेके जो ये राजनीतिक दल है, अगर हम लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में फोकस कर लें, तो ये जो राजनीतिक दलों के जो आका बनते हैं, चाहे वो संजय निषाद अपनी पार्टी के हों, प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के हों, अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी के हों, अखिलेश यादव अपनी पार्टी के हों, ऐसे जो तमाम नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपना और अपने परिवार का हित साधने के लिए ही मुझे लगता है अपनी जातियों का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो घटना हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर महेंद्र ने भी इशारा किया, डॉक्टर आनंद ने भी इशारा किया, तो ये घटनाएं इस तरह के नेताओं के साथ इसीलिए होती है क्योंकि ये अपना फायदा तो ढूंढते हैं, अपने परिवार का ढूंढते हैं, लेकिन जो जातियां इनको बड़े प्लेटफॉर्म पे ले आती हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं और ना ही सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी परिणतियां होती रहती हैं। तो अब समय है कि मुझे तो लगता है कि आपने बहुत अच्छी डिबेट उठाई, आपने कहा नागालैंड और इस पर कितनी बार बात हुई है, तो निश्चित तौर पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, राजनीतिक, वाकई जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो समाजशास्त्री है, उनको लेख के माध्यम से, अखबारों के और टीवी पर आकर ऐसी डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए और मुखर होकर बोलना चाहिए कि वाकई ये खतरनाक है, जातियों का चक्रव्यूह टूटना चाहिए। सिर्फ ऊपर से मंच पर आकर कहने से काम नहीं चलेगा कि यहाँ पे राजनीतिक भेदभाव नहीं है, राजनीतिक सब समरसता है, सामाजिक ताना बाना बिल्कुल सही है। ये सब दूर करने के लिए मुखर होकर मंच पर आने की जरूरत है और ये जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद निषाद, डॉक्टर महेंद्र निषाद, राघवेंद्र सिंह राजू, बहुत बहुत धन्यवाद। उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में अपना आशीर्वाद देते हैं। जातियों का चक्रव्यूह गहरा है, लेकिन कोई न कोई तो अभिमन्यु के बाद कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा। अभिमन्यु फंसे, संकट में आए, 7वां द्वार नहीं तोड़ पाए, लेकिन चुनाव का 7वां द्वार आते आते क्या ये जाति चक्रव्यूह टूटकर, क्या ये जो धार्मिक तुष्टीकरण, इस तरीके के चक्रव्यूह क्या टूटेंगे और क्या मूल मुद्दों पर इस देश का मतदाता वोट देगा जो उसकी वरीयता है, प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।